Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 9 cheetahs have been brought from Botswana under Cheetah Reintroduction Program. Important from our syllabus GS Paper 3 Environment Point of View. देखिए चीतास की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने ऑफिशियली 1952 में डिक्लेयर कर दिया था दैट एशियाटिक चीताज हैव नाउ बीन एक्सटिंक्ट इन इंडिया। भारत में एशियाटिक चीताज ही मिलते थे और 1952 में वो भी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए एज पर एन अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीताज की हम बात करें तो उनकी दो मुख्य स्पीसीज होती हैं, अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। दोनों थोड़ा सा लुक में अलग होते हैं। अफ्रीकन चीता की अगर बात करें तो वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, इस तरीके के उस पर डार्क पैचेज होते हैं और वो थोड़ा रोबस्ट होता है। बॉडी वाइज उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, स्ट्रांगली बिल्ट होता है। वहीं एशियाटिक चीता की हम बात करें तो दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर रिलेटिवली पेल इन कलर, थोड़ा येलोइश कलर के होते हैं एशियाटिक चीताज। तो भारत में एशियाटिक चीताज मिलते थे, वो भी 1952 में पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। अगर हम अफ्रीकन चीता की बात करें तो उनकी संख्या आज भी लगभग 6,500 से लेकर के 7,000 तक है, यानी कि ठीक ठाक से संख्या वो मिलते हैं। ज़्यादातर वो पाए जाते हैं इन अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, कुछ हद तक जिम्बाब्वे और केनिया में भी मिलते हैं। और यानी कि आप कहें तो अफ्रीकन चीता साउथ और ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उनकी संख्या अभी भी अच्छी खासी है, 6,500 से लेकर के 7,000 तक, एंड दैट इज़ वाई दे आर कैटेगराइज्ड इन वल्नरेबल कैटेगरी अंडर IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइजेशन। एशियाटिक चीतास की बात की जाए तो भारत में तो एक्सटिंक्ट हो ही गए पूरी तरह से। अभी वो छोटे से नंबर्स में बचे हैं, बस 40 से 50 की संख्या में बचे हैं इन ईरान। यहाँ ईरान में कुछ हद तक एशियाटिक चीतास पाए जाते हैं 40 से 50 की संख्या में, एंड दैट इज वाई दे हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय IUCN इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप। अब भारत में चीतास पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो दोबारा से चीतास को भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई प्रोजेक्ट चीता साल 2022 में। एक पॉइंट जो आपको प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है वो ये है कि प्रोजेक्ट चीता लॉन्च्ड इन 2022 वाज अंडर ओवरऑल अम्ब्रेला प्रोजेक्ट टाइगर। यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर पहले से चल रहा है 1972 से, जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है, टाइगर कंजर्वेशन पे फोकस किया जा रहा है, उसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया है प्रोजेक्ट चीता। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो हो सकता है कि वहाँ पे आप लॉजिकली सोचे तो आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोजेक्ट चीता माइट बी अ सेपरेट इनिशिएटिव आउटसाइड या माइट नॉट हैव एनी रिलेशन विथ प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसा लग सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट चीता हैज बीन लॉन्च्ड अंडर ओवरऑल अम्ब्रेला प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट चीता साल 2022 में लॉन्च किया गया, जिसमें अफ्रीका के उन देशों से जहाँ पे चीतास की संख्या बहुत अच्छी खासी है, वहाँ से चीतास को ट्रांसलोकेट करके भारत लाने का काम शुरू किया गया। तो पहले नामीबिया से 8 चीतास लाए गए, फिर 12 चीतास लाए गए साउथ अफ्रीका से। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट such a large carnivore was relocated from one continent to another. ये चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम भारत में अंडर प्रोजेक्ट चीता विच इज ओवरऑल अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन एसोसिएशन विथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो चीताज मंगाए गए नामीबिया से और फिर साउथ अफ्रीका से, इन चीताज को रिलीज किया गया इन कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्योंकि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है विद द ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे नेचुरली ये चीतास पाए जाते रहे हैं।
तो सिमिलैरिटी, इकोलॉजिकल सिमिलैरिटी को देखते हुए कूनो नेशनल पार्क में चीतास को रिलीज किया गया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीता जो नामीबिया से लाए गए और साउथ अफ्रीका से लाए गए, इन्होंने ब्रीडिंग करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाया भी, तो इस कारण से इस एरिया में चीतास की डेंसिटी बढ़ने लगी। फिर चीतास के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट भी होते थे, जिसमें कुछ चीतास मारे भी गए बिकॉज ऑफ द इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो इस कारण से एक दूसरा चीतास के लिए हैबिटेट डेवलप किया गया है मध्य प्रदेश में ही, जिसका नाम है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज बीइंग डेवलप्ड एज सेकेंड होम टू चीतास, और कुछ चीतास को यहाँ कूनो नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेट करके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेजा जा रहा है, ताकि कूनो नेशनल पार्क में चीतास की एक्सेसिव डेंसिटी थोड़ी कम हो। अब करंट न्यूज ये है कि द थर्ड बैच ऑफ चीताज हैव बीन आल्सो ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से पहला बैच ऑफ चीता मंगाया गया था साल 2022 में नामीबिया से, जिसमें 8 चीताज मंगाए गए थे। फिर सेकेंड बैच आया साउथ अफ्रीका से, जिसमें 12 चीताज मंगाए गए थे। और अब थर्ड बैच ऑफ चीताज हैव बीन आल्सो ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका। इस बार मंगाया गया है बोट्सवाना से। इस बार 9 चीताज मंगाए गए हैं अंडर चीता प्रोजेक्ट या चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। ये 9 चीताज में से 6 फीमेल हैं, 3 मेल हैं। ओवरऑल अब चीताज की संख्या कूनो नेशनल पार्क में बढ़कर के हो गई है 48, बिकॉज दी चीताज ऑल्सो हैव बीन रिलीज इन कूनो नेशनल पार्क। तो इसको भी अभी कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया है, क्योंकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इकोसिस्टम है वो उतना सुटेबल नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है जितना कूनो नेशनल पार्क का इकोसिस्टम है फॉर चीताज। The third batch of cheetahs have been also brought under cheetah reintroduction program. लिम्स पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से देश से मंगाया गया है ये याद रखना जरूरी है। बोट्सवाना से मंगाया गया है, 9 चीताज मंगाए गए हैं। कहाँ रिलीज किया गया है? कूनो नेशनल पार्क। टॉपिक के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में एक बार पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है एपीएससी में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन, दोनों में बेहतर कौन है? देखिए, एक्स सीटू जिसमें स्पीसीज को, एनिमल या प्लांट स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से रिप्लेस करके जाके कहीं और कंजर्व किया जाता है, जैसे जूलॉजिकल गार्डन्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए। और इन सीटू कंजर्वेशन जहाँ पे जिसके अंतर्गत प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को जहां वो नेचुरली मिलते हैं, पाए जाते हैं, वहीं पे उनको कंजर्व किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑफ कोर्स इन सीटू कंजर्वेशन इज मोर नेचुरल, इट इज इन लाइन विथ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ फ्लोरास एंड फौनास। बट कभी कभार एक्स सीटू की जरूरत पड़ती है व्हेन इन सीटू कंजर्वेशन इज नॉट फीजिबल, तो उस केस में हमें जूलॉजिकल गार्डन या बोटानिकल गार्डन्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है इन सीटू में, एक्स सीटू में। इन सीटू जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां जो स्पीसीज हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वहीं उनको कंजर्व किया जाए। एक्स सीटू मतलब उनको कहीं ट्रांसलोकेट किया जाए। ये जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। Next topic is about India's first state innovation mission in Tripura. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें अटल इनोवेशन मिशन के बारे में समझना होगा। भारत सरकार ने नीति आयोग के सजेशन पे साल 2016 में लॉन्च किया अटल इनोवेशन मिशन। तो भारत सरकार ने लॉन्च किया, लेकिन इस स्कीम या इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के रिकमेंडेशन पे लाया गया, इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी भी नीति आयोग की है। अटल इनोवेशन मिशन में 2 मेन फोकस एरियाज हैं। पहला, देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, और दूसरा, देश के अंदर इनोवेटिव थिंकिंग को प्रमोट करना। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लाए जा चुके हैं अंडर दी 2 ब्रॉडर गोल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन।
इन अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल ग्रैंड चैलेंज, ये सब लाए जा चुके हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अटल टिंकरिंग लैब, उसके बारे में थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग का ही इनिशिएटिव है अंदर अटल इनोवेशन मिशन। इसके अंतर्गत लक्ष्य है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं उनके अंदर इनोवेटिव थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप की जाए। साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई एंड रोबोटिक्स, उसके बारे में उनको स्कूल लेवल पे ही अवेयर किया जाए। इसी कारण से स्कूल को अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10 लाख रुपए वन टाइम कंपनसेशन प्लस 10 लाख रुपए ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपने अपने स्कूल कैंपस के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स खोल पाएं इस तरीके से। और अटल टिंकरिंग लैब्स में रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा अवेयरनेस बच्चों के अंदर जनरेट किया जाए। तो दैट इज द गोल अंडर अटल टिंकरिंग लैब। स्कूल्स को टोटल 20 लाख रुपए दिए जाने हैं, 10 लाख रुपीस वन टाइम कंपनसेशन एंड रिमेनिंग 10 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इस 20 लाख रुपए से इस तरह का टिंकरिंग लैब डेवलप करेंगे स्कूल्स, ताकि बच्चों को रोबोटिक्स एआई में ट्रेन किया जाए थोड़ा सा, इससे बच्चों के अंदर इनोवेटिव थिंकिंग आए। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव अंडर अटल इनोवेशन मिशन। करंट न्यूज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अटल इनोवेशन मिशन, वो देखिए। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने देश का पहला स्टेट लेवल का इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है इन त्रिपुरा। सो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्टेट लेवल पे अब नीति आयोग ने स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है त्रिपुरा में। दिस स्टेट इनोवेशन मिशन of Tripura will work in coordination with Niti Aayog in order to develop long-term innovation strategy in the state, policy framework, and enable more and more entrepreneurship by promoting academia and industry partnership. academia industry partnership मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन, जिससे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इंडस्ट्रीज़ में जा कर के और इंटर्नशिप कर पाएँ, जिससे उनके लिए ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुले। तो ये सब किया जाएगा अंडर स्टेट इनोवेशन मिशन ऑफ त्रिपुरा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सीधा जरूरी ये है इंफॉर्मेशन कि स्टेट इनोवेशन मिशन का कौन से स्टेट में पहली बार खुला है। आंसर वुड बी त्रिपुरा। अमूर फाल्कन्स टैग्ड इन मणिपुर हैव रीच्ड अफ्रीका। This is the next topic important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. अमूर फाल्कन बर्ड की अगर हम बात करें तो दे आर मेनली फाउंड अराउंड द अमूर रिवर। ये है अमूर रिवर विच फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन रसिया एंड चाइना एट सम प्लेसेस। तो अमूर रिवर के आसपास जनरली ब्रीड करते हैं अमूर फाल्कन बर्ड्स। बट अमूर फाल्कन बर्ड्स आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब वो इसी अमूर रिवर के अलोंग नहीं रहते सालों भर। जब इस एरिया में, ये जो साइबेरिया का रीजन है, साइबेरिया और ईस्टर्न साइबेरिया आप कह सकते हैं, इस एरिया में जहाँ पे अमूर नदी बहती है, वहाँ पे जब गर्मी का टाइम रहता है तब अमूर फाल्कन बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। बट जब इधर सर्दी शुरू होती है, राइट सिंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये अमूर फाल्कन बर्ड यहाँ से माइग्रेट आउट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत कम टेम्परेचर चला जाता है ड्यूरिंग द विंटर्स। इट गोज अप टू -50 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज वाई दिस अमूर फाल्कन बर्ड्स दे स्टार्ट माइग्रेटिंग आउट फ्रॉम नदर्न चाइना एंड ईस्टर्न मंगोलिया। और ये माइग्रेट आउट करके यहाँ से, ये साइबेरिया का आप सदर्न या ईस्टर्न साइबेरिया रीजन से माइग्रेट आउट करके दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अफ्रीका ड्यूरिंग द विंटर। जब यहाँ पे विंटर रहता है तो ये माइग्रेट आउट करके अफ्रीका की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और इसी कारण से इनको कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। दे आर इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स खाते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो कंज्यूम सम स्मॉल वर्टेब्रेट्स एज वेल। IUCN में अगर बात की जाए, इनका कैटेगराइजेशन लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। सिंस दे आर माइग्रेटरी स्पीसीज, तो इनके कंजर्वेशन की बात कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में भी की गई है, उसमें इनको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इनको शेड्यूल 1 पार्ट बी में रखा गया है। तो एक तरीके से हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर
ट्रैवलिंग रैप्टर्स, इनफैक्ट लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स। सो जैसे ही विंटर शुरू होता है ये साइबेरिया से माइग्रेट आउट करना शुरू कर देते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ। यहाँ साइबेरिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया से माइग्रेट आउट करके ये साउथर्न सदर्न अफ्रीकन रीजन में जाना शुरू कर देते हैं इन ऑर्डर टू एस्केप द बिटर कोल्ड। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट फ्रॉम दिस साइबेरिया एंड नदर्न चाइना रीजन टू साउथ अफ्रीकन रीजन, इस माइग्रेशन के दौरान ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आकर के हॉल्ट करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, उसके अलावा म्यांमार और बाकी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स में भी हॉल्ट करते हैं। तो नागालैंड के अंदर एक लेक है डोयांग लेक, वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में अमूर फाल्कन बर्ड्स आकर के रेस्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर व्हेन दे आर मूविंग आउट फ्रॉम साइबेरिया टू साउथ अफ्रीका। तो इसी कारण से डोयांग लेक इन नागालैंड known as a stopover for अमूर फाल्कन बर्ड। उसके अलावा बिकॉज ऑफ द दिस लार्ज नंबर ऑफ डोयांग लेक पे स्टॉप ओवर होता है अमूर फाल्कन बर्ड्स का, वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में ये अमूर फाल्कन बर्ड्स रुकते हैं at Doyang Lake in Nagaland. That is the reason why Nagaland is also sometimes referred as Falcon capital of the world. अब अमूर फाल्कन से रिलेटेड ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया, जिसमें हमने जाना कि ये माइग्रेट आउट करते हैं साइबेरिया से अफ्रीका तक, और जब यहाँ पे वापस से गर्मी शुरू होती है इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, तो ये मूव आउट करके फिर से साइबेरिया पहुंच जाते हैं। तो ये इनका साइकिल चलता रहता है। तो अमूर फाल्कन बर्ड्स को ट्रैक करने के लिए कि आखिर ये कौन सा रूट अपनाते हैं और किस मंथ में ये कहाँ रहते हैं, कहाँ रहना वो प्रेफर करते हैं, इस कारण से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया भारत में साल 2018 में, जिसके अंतर्गत अमूर फाल्कन बर्ड्स की जाती है जियो टैगिंग, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज पुट अराउंड द नेक ऑफ द अमूर फाल्कन। बहुत छोटा सा साइज का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिससे उनके फ्लाइट में कोई इम्पैक्ट ना हो, वो एक जीपीएस टैग उनके नेक के अराउंड लगा दिया जाता है, जिसके मदद से साइंटिस्ट कैन ट्रैक द एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज अमूर फाल्कन बर्ड। इस जियो टैगिंग से इन बर्ड्स का माइग्रेटरी पैटर्न पता चलता है कि कैसे कैसे माइग्रेट करते हैं, किस मंथ में कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, इनका रेस्टिंग एंड फीडिंग एरियाज कहाँ कहाँ है वो समझ आता है, इनके ऊपर कहाँ कहाँ थ्रेट है वो समझ आ जाता है, कहाँ पे हंटिंग हो रही है, कहाँ जाकर के इनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। इससे अमूर फाल्कन बर्ड्स के कंजर्वेशन में मदद मिलती है। तो भारत के अंदर अमूर फाल्कन्स का जियो टैगिंग शुरू हुआ साल 2018 में। इस साल भी 2025 में भी जब अमूर फाल्कन्स काफ़ी मात्रा में भारत में आकर के स्टॉप ओवर कर रहे थे नागालैंड और मणिपुर जैसे स्टेट्स में, तो फिर उस दौरान 3 अमूर फाल्कन बर्ड्स की टैगिंग की गई थी। बेसिकली इनको एक बार के लिए इनएबरेटेड कंडीशन में रखा जाता है, थोड़ा सा मतलब बेहोश किया गया, उनको जियो टैगिंग की गई और फिर रिलीज कर दिया जाता है, जिससे उनके हेल्थ के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो 3 फाल्कन बर्ड्स को टैग किया गया था, अपापंग, आहू एंड अलांग। अपापंग was adult male, ahu female and alang also a female. Now currently these falcon birds who were tagged in the month of November, one of them is in Zimbabwe, others are in Somalia and Botswana. तो ये यहाँ पे अभी जब यहाँ साइबेरियन रीजन में सर्दी का समय है, तो अभी ये लोग बोट्सवाना, जिम्बाब्वे में हैं। नाउ अब यहाँ पे धीरे धीरे ऑनसेट ऑफ समर शुरू होगा, तो धीरे धीरे ये लोग रिटर्न करना शुरू करेंगे इन द रीजन ऑफ साइबेरिया। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर विंस इट्स मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है कर्नाटका टीम को डिफीट करके। This victory is being celebrated as a Red Letter Day for sports in Jammu and Kashmir। बहुत महत्वपूर्ण दिन है जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स के लिए। तो देखिए, ये तो है छोटा सा न्यूज, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बट इसका आप मेंस में भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सोचिए। इंटरनल सिक्योरिटी में जब यूथ मोटिवेट होगा जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स खेलने के लिए, स्पोर्ट्स भी एक उनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा।
खासकर इस तरीके के विन के बाद यूथ मोटिवेट होगा। तो इससे क्या है, यूथ का एलियनेशन टुवर्ड्स टुवर्ड्स अनटुवर्ड एक्टिविटीज लाइक इंसर्जेंट ग्रुप्स या टेररिस्ट ग्रुप्स, उनकी जो कंडीशनिंग करते हैं ये टेररिस्ट या इंसर्जेंट ग्रुप्स, वो कंडीशनिंग करने में उनको अब प्रॉब्लम होगी इफ मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड एंड एस्पिरेशंस आर बीइंग इनकलकेटेड इन द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे इस तरीके से एक लाइन आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी ऐड कर सकते हैं कि द रिसेंट विन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीम इन रणजी ट्रॉफी will also inspire youth of Jammu and Kashmir towards sports, and that will help in curbing insurgent and terror related activities because their alienation towards such activities will be curbed. तो जम्मू कश्मीर में इसी कारण से इस दिन को रेड लेटर डे इन द स्पोर्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रणजी ट्रॉफी की बात की करें इस साल, अब रणजी ट्रॉफी पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इट स्टार्टेड इन 1934-35, स्टार्टेड आफ्टर द नेम ऑफ रंजीत सिंह जी, पॉपुलरली नोन एज रणजी। रंजीत सिंह जी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन ओरिजिन क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए खेलते थे। उनके नाम के ही बाद, उनके सम्मान में ही बीसीसीआई ने ये रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की 1934-35 में। तब से लेकर के 90 सच ट्रॉफीज खेले जा चुके हैं या सीजन्स खेले जा चुके हैं रणजी ट्रॉफी के। 90 में से 40 बार तो अकेला मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीता है। मतलब मुंबई हैज बीन डोमिनेटिंग रणजी ट्रॉफी। जम्मू कश्मीर 1960 से खेल रहा है रणजी ट्रॉफी, यानी कि अपने 66th एडिशन में जाकर के जम्मू कश्मीर ने ये रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है। इसीलिए टाइटल है टाइटल 66 ईयर्स इन मेकिंग। 66 ईयर से खेल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये टीम खेल रही है रणजी ट्रॉफी, अब जाकर के उन्होंने ये टाइटल जीता है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Joint comprehensive plan of action was signed in 2015 between Iran and P5+1 countries, including Germany. P5 plus Germany. So this statement is correct. Under Joint Comprehensive Plan of Action, Iran agreed to limit its nuclear program in exchange for lifting economic sanctions. This is also correct. United States officially joined Joint Comprehensive Plan of Action under President Donald Trump. This is wrong. In fact, US withdrew from Joint Comprehensive Plan of Action in 2018. An International Atomic Energy Agency is responsible for monitoring Iran's compliance of Joint Comprehensive Plan of Action. This is also correct. Uranium enrichment increases the proportion of uranium-235, which is correct. Low enriched uranium used, लगभग 4 से 5% तक enriched uranium रहता है 235, तो it is used for power plants. This is also correct. Weapon grade के लिए enrichment 90% तक चाहिए होता. This is also correct. The enrichment alters the chemical property. This is wrong. Chemical property नहीं बदलता, बस यूरेनियम का जो प्रोपोर्शन है, दो आइसोटोप्स का प्रोपोर्शन, वो बदलता है। यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है। दैट इज नोन एज यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस। उसमें केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।